चलिए, फिफ्टी 56A तक देख लिया था। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? 56A। चलिए देखिए, 57 अपन ने समरीली देखा था। इसमें क्या है, 57 में जो पावर्स हैं समन करने की, और वो सब बताई गई हैं। किस किस तरह से समन किया जा सकता है, किन किन को बुलाया जा सकता है, किन किन को नहीं बुलाया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है 132 133 सीपीसी, जो आपके प्रोविज़न रिलेट करते हैं जिन व्यक्तियों को कोर्ट में प्रोसेस के द्वारा नहीं बुलाया जा, जिनको एग्जम्पशन है, वो सारे के सारे एग्जम्पशन यहाँ पे भी रहेंगे। देखिए एक बार सेक्शन 57, पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू रिसीव एविडेंस subject to provisions of section 132 and 133 of Code of Civil Procedure and rules made under this act. Every revenue court or officer shall have power to summon any person whose attendance is considered necessary either to be examined as a party. देखिए, तीन अपन ने देखे थे समन किसके लिए थे। एक तो पार्टी को था, एक विटनेस के लिए था, और तीसरा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। इन्होंने एग्जम्पशन दिया है सेक्शन 132 और 133 सीपीसी का। इनको आप नहीं बुला सकते इस प्रोसेस से। बाकी तीन पर्पस के लिए आप समन्स इशू कर सकते हैं। देखिए, rules made under this act, every revenue court or official shall have power to summon any persons whose attendance is considered necessary either to be examined as a party or to give evidence as a witness or to produce any document for the purpose of any inquiry or case arising under this act or any other enactment for the time being in force. चल, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराएं 132 तथा 133 के प्रावधान और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रत्येक राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को आह्वान करने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति या तो पक्षकार के रूप में बयान लेने अथवा साक्षी के रूप में साक्ष्य देने या इस अधिनियम के अथवा तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी जांच अथवा मुकदमे के प्रयोजनार्थ किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझी जाए। ठीक है। अब ये एविडेंस में भी देख चुके हो कि भाई डॉक्यूमेंट या तो आप सारे सीआरपीसी में भी आता है आपका 91-92 सेक्शन 91-92 सीआरपीसी, उसमें भी डॉक्यूमेंट समन किए जाते हैं। या तो आप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हो कि या उस कैटेगरी के जितने भी डॉक्यूमेंट उनके पास हों वो सब के सब वो उस क्लोज 2 में आपको बताया गया है। देखिए, A summon to produce documents may be for the production of certain specified documents or for the production of all documents of a certain description in the possession or power of the person summoned. प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए आह्वान पत्र किन्हीं विशिष्ट प्रलेखों को प्रस्तुत करने अथवा बुलाए जाने वाले व्यक्ति के कब्जे या आधिपत्य के किसी प्रकार के विशेष विवरण के समस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है।
और जो भी व्यक्ति को समन जारी किया जाएगा उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो समन की पालना में उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। All persons so summoned shall be bound to attend either in person or by an authorized agent as such court or officer may direct, and to state the truth upon the subject respecting which they are examined or make statement, and to produce such documents and other things as may be required। इस प्रकार आहूत समस्त व्यक्ति या तो स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा, जैसा कि ऐसा न्यायालय या अधिकारी निर्देश दें, उपस्थित होने के लिए और किसी विषय पर जिसके जांच के संबंध में उनके बयान लिए जाते हैं सच्चाई प्रकट करने अथवा बयान देने तथा ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अपेक्षित की जाए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। अगर आप समन की पालना नहीं करते हो तो आपको क्लोज 4 में कहा गया है कि बेलेबल वारंट इश्यू कर सकते हैं। ये आपका क्लोज 4 में है। देखिए, इफ एनी पर्सन ऑन whom a summon has been served fails to comply with summons, the court or officer by whom the summon has been issued may issue bailable warrant for the arrest of such person। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति जिस पर आह्वान पत्र की तामील हो गई है आह्वान पत्र के अनुपालन में असमर्थ रहे तो न्यायालय अथवा अधिकारी जिसके द्वारा आह्वान पत्र जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जमानती अधिपत्र जारी कर सकता है। देखिए, 3 चीज़ों के लिए समन्स इशू किए जाते हैं। एक, आपको पार्टी की तरह एग्जामिन करने के लिए, या फिर आपको विटनेस की तरह एग्जामिन करने के लिए, या फिर आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रस्तुत करें। समन्स के बारे में आप सबने पढ़ा होगा सीआरपीसी एविडेंस में कि समन्स अगर सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हैं तो आपको एज ए विटनेस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें प्रोविज़न है कि अगर आप प्रेजेंट हैं, कोर्ट में उपस्थित हैं और उस उपस्थिति में या तो कोर्ट को एग्जामिन करना चाहे तो आपको उस समय कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, आप मना नहीं कर सकते। और अगर आप कोर्ट में उपस्थित हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। एविडेंस एक्ट में थोड़े से प्रोविजंस अलग हैं, प्रोड्यूस करवा लेगा लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी वगैरह उस समय देखी जा सकती है कि भैया इसको लोगे या नहीं लोगे, मेरी पावर है ये प्रोड्यूस करने की या नहीं करने की एज ए ऑनर। वो सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट में आपने देखी होंगी। यहाँ पे सिंपल सा प्रोविज़न है कि अगर आप कोर्ट में उपस्थित हैं और आपके पास कोई दस्तावेज है तो कोर्ट चाहे तो आपको विटनेस के रूप में एग्जामिन कर सकता है, या फिर वो चाहे तो जो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। देखिए क्लोज 5, एनी पर्सन प्रेजेंट में बी रिक्वायर्ड बाय एनी रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट देन एंड देयर इन हिज पोजीशन और पावर। कोई भी उपस्थित व्यक्ति राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा तत्काल साक्षी देने के अथवा उसके अधिकार या आधिपत्य में किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किया जा सकता है। चलिए अब देखिए सेक्शन 58 में जो है समन्स आपने सबने सीआरपीसी और ऑर्डर 5 सीपीसी उसमें देखे होंगे। समन हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं। डुप्लीकेट में होने का पर्पज़ ये होता है कि एक कॉपी तो आपसे साइन करवाई जाएगी, जिसके ऊपर भी सर्विस की जा रही है उससे साइन करवाई जाएगी कि हाँ मेरे को इस समय इस तारीख को ये समन प्राप्त हो गया था। जो एक ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो वापस कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है और एक कॉपी उस व्यक्ति पे जिस पे समन्स की तामील हुई है उसको दी जाती है। समन्स राइटिंग में होंगे
राइटिंग और सील होगी कोर्ट की। साथ में पर्पस, इसमें पर्पस बताया जाएगा कि आप उन तीनों में से किस पर्पस के लिए, जिन पर्पस के लिए कोर्ट इशू करता है ना समन्स, 3 ही पर्पस दिए हुए रेवेन्यू कोड में, उन 3 में से कौन से पर्पस के लिए आपने उसको समन किया है, उसको कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है या उसको खुद साक्षी के रूप में आके साक्ष्य देने। देखिए सेक्शन 58, summons to be in writing, signed and sealed. Every summons shall be in writing in duplicate and shall be signed and sealed by the officer. ऑफिस को ऑफिसर कर लीजिएगा, ऑफिसर issuing it or by such person as he empowers in this behalf. And it shall specify the time and place at which the person summoned is required to attend and also whether he is required to give evidence और टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। उसको सिर्फ दस्तावेज पेश करने हैं या फिर उसको अपने खुद के साक्ष्य देने हैं। प्रत्येक सम्मन 2 परतों में लिखित होगा तथा उसको जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह इसके लिए अधिकृत करे हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होगा और उसमें उस समय तथा स्थान का उल्लेख होगा जहां पर बुलाए गए व्यक्ति से उपस्थित होने की अपेक्षा की गई हो तथा यह भी लिखा होगा कि उसे साक्षी देने के लिए अथवा कोई प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए समन तामील हुए हैं। देखिए सर्विस ऑफ समन्स, अब इन्होंने आगे जो आपके प्रोविजंस हैं उनमें एक तो सर्विस ऑफ समन्स है, फिर नोटिस है और एक आपको दिया हुआ है प्रोक्लेमेशन। अब देखिए समन्स जो हैं या तो उस व्यक्ति पे तामील किए जा सकते हैं जिस व्यक्ति के नाम वो इश्यू हुए हैं, जिस व्यक्ति के नाम से जारी किए गए हैं समन्स, उस व्यक्ति को अगर सर्व करवा देते हो तो उसके नाम से जारी तब तामील किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं मिलता, आप उसका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट है या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर वकील किसी उसने हायर कर रखा है, उस वकील को भी समन्स दे सकते हो। भाई पार्टी का वकील होगा, अगर पार्टी को बुलाना है उसके समन्स उस वकील को दिए जा सकते हैं कि भैया फला फला तारीख को आपकी पार्टी को कोर्ट में उपस्थित होना है। 2, और अगर ये जो उसके घर में वयस्क पुरुष सदस्य है उसके ऊपर भी आप तामील करवा सकते हैं। ये 3 तरीके नॉर्मल हैं। एक अगर आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी आप उसके ऊपर तामील करवा सकते हैं। अगर ज़िले से बाहर तामील करनी है तो आप उस ज़िले के कलेक्टर को भेजेंगे जिस ज़िले में तामील होनी है और उस ज़िले का कलेक्टर, जो इन पोस्ट वाला तो अलग हो गया, बाकी जो 3 अन्य तरीके हैं उनसे उस व्यक्ति के ऊपर तामील करवा सकता है। देखिए सेक्शन 59, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय टेंडरिंग और डिलीवरिंग ए कॉपी ऑफ इट टू द पर्सन समन्ड, जो व्यक्ति जिसके नाम जारी हुआ है उसके ऊपर, बी टू हिज रिकॉग्नाइज एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, उसके अधिकृत अभिकर्ता या वकील के ऊपर, सी टू एन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजुअली रिसाइडिंग विथ हिम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर वो साधारणतः उसके साथ नहीं रहता है तो उस पर तामील वैध नहीं समझी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर व्यक्ति उसके साथ ही नहीं रहता, उसके फैमिली का मेंबर तो है लेकिन वो जॉब करता है, कहीं बाहर रहता है, उसके साथ रहता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर तामील लीगल नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसे मेल मेंबर पे तामील होनी चाहिए जो साधारणतः उसी के साथ उसी के घर में साथ में रहता है। देखिए प्रत्येक समन की तामील इसकी एक प्रति को बुलाए गए व्यक्ति को अथवा उसके प्रस्वीकृत अभिकर्ता अथवा अभिभाषक को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को जो प्राय उसके साथ रहता हो
को पेश की जाकर अथवा सौंपी जाकर, अथवा इफ एनी यदि उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई मिल नहीं सकता तथा आह्वान पत्र को स्वीकार करने से इनकार करता हो तो उसकी प्रतिलिपि उसके साधारणतः अथवा अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी सहज दृष्टि भाग पर चिपकाकर, अथवा यदि ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे जिले में रहता हो तो उस जिले के जिलाधीश के खंड 1 और खंड 2 के अनुसार तामील के लिए डाक से भेजा जाकर, अथवा यदि राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर ऐसा निर्देश दे तो उसमें उल्लेखित व्यक्ति पर समन से या तामील के किसी अन्य ढंग के अतिरिक्त या उसके बदले में रजिस्ट्री भेजकर कराई जा सकेगी। अफिक्सेशन मेरे से बीच में छूट गया था। अगर वो तीनों व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं, ना रिकॉग्नाइज एजेंट है, ना उसका लीगल प्रैक्टिशनर है, ना कोई एडल्ट मेल मेंबर है, और वो खुद भी लेने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर के पास जो उसका लास्ट नोन रेसिडेंस है, जो अंतिम पता है उसके ऊपर वो समन की प्रति चिपकाकर, ऐसी जगह जहाँ से दिखाई दे वहाँ पे चिपकाकर उसकी तामील करवाई जा सकती है। देखिए, if any of the aforesaid persons cannot be found or refuses to accept the service of summons by affixing a copy thereof to some conspicuous part of his usual or last known place of residence, or if such person resides in another district, by sending the summons by post to the collector of such district, or for service in accordance with clause 1 or clause 2, or if revenue court or officer so directs for regions to be recorded in writing by sending the summons to the person named therein, either in addition to or in substitution of any other mode of service by post under registered cover। तो समन की तामील उस व्यक्ति के ऊपर खुद पे जिसके नाम से समन जारी किया गया, एक, उसके रजिस्टर्ड एजेंट या उसका कोई अगर वकील है तो उस पे 2, अगर उसके साथ कोई एडल्ट मेल मेंबर जो उसी के साथ रहता है उसके ऊपर 3, ये तीनों नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे चस्पा की जा सकती है, अफिक्स किया जा सकता है उसके घर के ऊपर जो लास्ट नोन एड्रेस है उसके ऊपर। और बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप या तो ऊपर वाले चारों प्रोसेस फॉलो कर ही रहे हैं तब भी पोस्ट से भेज सकते हैं, या उनके बदले में भी किसी के लिए आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज सकते हैं। अगर ज़िले से बाहर आपको तामील करानी है तो आप कलेक्टर को, उस ज़िले के कलेक्टर को भेजिए जो वहाँ पे तामील करवाएगा। चलिए आगे देखिए, सर्विस ऑफ नोटिस। अब इसमें सर्विस ऑफ नोटिस में वही सारे तरीके अपनाए गए हैं जो ऊपर अपन ने, सिर्फ और सिर्फ समन्स और नोटिस का डिफरेंस है। समन्स तो पार्टी के बीच में केस चल रहा है उसके लिए आपने समन्स उसको इशू किए हैं। नोटिस जब केस नहीं है या अन्य कोई प्रोसीडिंग है, जैसे सेक्शन 91 की जब प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है वो तहसीलदार अपने या तो किसी की कंप्लेंट पे करे, अगर वो चाहे तो सुओ मोटो भी ले सकता है। सेक्शन 91 है, जब आप गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट करते हो उसके लिए तहसीलदार प्रोसीडिंग अपना सकता है। अगर किसी राजकीय भूमि के ऊपर किसी ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, अगर गवर्नमेंट लैंड पे किसी ने, रेवेन्यू लैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया, उस कब्जे को हटाना है तो सबसे पहले उसको नोटिस देगा ना तहसीलदार कि भैया आपने कब्जा किस पावर से, किस अधिकार से इस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। उस नोटिस की तामील कैसे करवाई जाए वो इसके अंदर बताया गया। देखिए, एवरी नोटिस अंडर दिस एक्ट may be served either by tendering or delivering a copy thereof or sending such copy by post in a cover registered under Indian Post Act to the person on whom it is to be served
or his authorized agent, or if service in the manner aforesaid cannot be made by affixing a copy thereof at his last known place of residence or at some place of public resort in the village in which the land to which the notice relates is situated. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस ऐसे व्यक्ति को जिस पर उसकी तामील होनी है अथवा उसे प्राधिकृत अभिकर्ता को या तो उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाकर अथवा सौंपी जाकर अथवा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंतर्गत ऐसी प्रतिलिपि रजिस्टर्ड लिफाफे में डाक से भेजी जाकर अथवा यदि उपरोक्त प्रकार से तामील नहीं हो सकती हो तो उसकी प्रतिलिपि उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर अथवा उस गांव के जिसमें नोटिस संबंधित भूमि स्थित हो किसी सार्वजनिक आश्रय के स्थान पर चिपकाया जाकर तामील करवाई जा सकती है। चलिए, अगर आपको नोटिस की तामील करवानी है तो आप नोटिस की तामील जिस व्यक्ति के नाम से नोटिस है उस व्यक्ति को स्वयं को देकर क्या हुआ? चलिए, अगर आपको नोटिस की तामील करवानी है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर खुद पे तामील करके या उसका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट अगर कोई उसका अवेलेबल है उसके ऊपर तामील करवाकर या फिर उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आप उसको भेज सकते हैं। और या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप उसके घर पे या जिस भूमि के संबंध में जिस भूमि के लिए वो नोटिस जारी किया गया है वहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पब्लिक का आवागमन होता हो, पब्लिक आती जाती रहती हो, उस जिस भूमि के आसपास वहाँ पे आप वो नोटिस की तामील करवा सकते हैं। दोबारा एक बार देख लीजिए, इस अधिनियम के अंतर्गत नोटिस ऐसे व्यक्ति को जिस पर तामील होनी है अथवा उससे प्राधिकृत अभिकर्ता को या तो उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाकर अथवा सौंपी जाकर अथवा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंतर्गत ऐसी प्रतिलिपि
रजिस्टर्ड लिफाफे में डाक से भेजी जाकर अथवा यदि उपयुक्त प्रकार से तामील नहीं हो सकती हो तो उसकी प्रतिलिपि उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर अथवा उस गांव के जिसमें नोटिस में से संबंधित भूमि स्थित है किसी सार्वजनिक आश्रय के स्थान पर चिपकाया जाकर तामील कराया के जो ऑफिस है या कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर उसको चस्पा की जाएगी। नोटिस बोर्ड जो होता है ना, उस पे जिस भूमि के संबंध में वो प्रोक्लेमेशन इशू की गई है वो जिस तहसील में आती है उस तहसीलदार की ऑफिस में भी उस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी चस्पा की जाएगी। और अगर आवश्यक समझा जाए, अगर आवश्यकता लगती है तो ढोल बजाकर भी वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जा सकती है। देखिए सेक्शन 61, मोड ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन। Whenever a proclamation is issued under this act, copies thereof shall be posted in the courthouse of the officer issuing it। जिस ऑफिसर ने इसको प्रोक्लेमेशन इशू किया है उस ऑफिसर के में भी, जैसे एसडीओ ने कोई प्रोक्लेमेशन इशू करी, एसडीओ ने अगर प्रोक्लेमेशन इशू करी तो एसडीओ के ऑफिस में उसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पे चिपकाई जाएगी। एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द तहसील विद इन विच द लैंड टू विच इट रेफर्स इज सिचुएटेड। जिस तहसीलदार की लोकल लिमिट्स के अंदर वो भूमि स्थित है उस तहसीलदार की तहसील ऑफिस में भी उस प्रोक्लेमेशन को चस्पा किया जाएगा। And at some place of public resort on or adjacent to the land to which it refers। और जो भूमि है उसके आसपास कोई लोग, जहाँ पे लोग आते जाते हैं उस भूमि के आसपास ऐसी जगह जहाँ से लोग उसको पढ़ सकें वहाँ पे भी उसको चस्पा किया जाएगा। ये तो मैंडेटरी है। जिस व्यक्ति ने, जिस ऑफिसर ने इशू किया है उसके ऑफिस में, तहसीलदार जिसके अंदर भूमि स्थित है उस तहसीलदार के ऑफिस में, और उस भूमि जहाँ पे स्थित है वहाँ पे चिपका कर। और अगर ऑफिसर या कोर्ट चाहे तो उस भूमि पर या भूमि के आसपास ढोल बजाकर वो प्रोक्लेमेशन पढ़ी जा सकती है। एंड इफ द ऑफिसर इशूइंग सो डायरेक्ट्स द प्रोक्लेमेशन शैल बी फर्दर पब्लिश्ड बाय द बीट ऑफ द ड्रम ऑन और नियर द लैंड टू विच इट रेफर्स। जब भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई घोषणा जारी की जाए तो उसकी प्रतियां उसको जारी करने वाले अधिकारी के न्यायालय भवन में उस तहसील के मुख्यालय पर जिसमें कि वह भूमि स्थित है और किसी ऐसे सार्वजनिक आश्रम के स्थान पर, आश्रय होना चाहिए ये आश्रम की जगह, सार्वजनिक आश्रम के स्थान पर जो कि संबंधित भूमि पर या उससे मिलता हुआ हो चिपकाई जाएगी। और यदि जारी करने वाला अधिकारी ऐसा निर्देश दे तो उद्घोषणा का और आगे प्रकाशन संबंधी भूमि पर अथवा उसके समीप ढोल बजाकर किया जाएगा। ठीक है, कंपल्सरी मोड है, जिस ऑफिसर ने जारी किया है उस ऑफिसर के दफ्तर में चिपकेगी, तहसीलदार के दफ्तर में चिपकेगी। जो भूमि है उसके आसपास कोई पब्लिक रिसोर्ट की जगह है, लोक आवागमन, लोक आश्रय की जगह है, वहाँ पे चिपकेगी। अगर अधिकारी चाहे तो वहाँ पर ढोल बजाकर भी उसको पब्लिश करवा सकता है। सेक्शन 62 इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम गलत हो गया, भाई नोटिस देना था राम को, मिल रहा है शाम को,
लेकिन बाकी चीज़ें उसके अंदर सही है, या फिर लैंड का डिस्क्रिप्शन उन्होंने गलत लिख दिया, तो सिर्फ इन कारणों से नोटिस या प्रोक्लेमेशन वॉइड नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, जब तक कि सब्सटेंशियल इनजस्टिस, अगर अन्याय नहीं हुआ है, अगर अन्याय हुआ है तो वो वॉइड मानी जाएगी। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण सब्सटेंशियल इनजस्टिस कॉज हुआ है तो उसको वॉइड माना जाएगा। अगर ऐसा कोई सब्सटेंशियल इनजस्टिस कॉज नहीं होता है तो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। चार्ज में आपने पढ़ा होगा कि वो जब चार्ज फ्रेम करते हैं तो उन्होंने समय और सूचना, ऐसा एक इलस्ट्रेशन है जिसमें टाइम अलग लिख दिया जाता है। चार्ज पढ़ लिए सीआरपीसी में, चार्ज पढ़ा होगा, उसमें एक है कि उसको समय उसमें अलग है, लेकिन उस समय के कारण गलत लिखने के बावजूद उसको सही सूचना प्राप्त है कि भाई मेरे ऊपर आरोप या चार्ज किसका लगाया गया है, तो वो चार्ज वॉइड नहीं माना जाता। चार्ज जब तक वॉइड नहीं माना जाता जब तक सब्सटेंशियल इनजस्टिस कॉज नहीं होता है। अगर जो जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसको मालूम है कि मेरे पे चार्ज क्या है और वो प्रॉपरली डिफेंड कर पा रहा है उस चीज़ को, तो अब तक वो चार्ज इनवैलिड नहीं होता। उसी प्रिंसिपल को इसमें भी लगाया गया है कि अगर आपके नाम से नोटिस जारी हुआ, भले ही उसमें आपका नाम गलत लिखा हो, आपका एड्रेस गलत लिखा हो, या फिर जिस भूमि के संबंध में है उस भूमि का विवरण जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर नोटिस मिला और आप उसको प्रॉपरली, नोटिस का रीजन क्या है, ताकि आप आके अपना पक्ष रख पाएँ, उस नोटिस को प्राप्त करके आपने पूरी प्रोसीडिंग मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट कर ली, जो जो डिफेंस आपके पास थे आपने सारे उसके अंदर लगाए, लेकिन फिर भी आप मुकदमा हार गए या उसकी प्रोसीडिंग को आप डिफेंड नहीं कर पाए। अब आप अपील में जाके ये नहीं कह सकते कि भैया वो तो नोटिस में जो नाम था वही गलत लिख के भेजा था तो इसलिए वो नोटिस ही मान्य नहीं होगा। चलिए देखिए सेक्शन 62, notice or proclamation not void for error. No notice or proclamation shall be deemed void on account or of any error in the name, description or designation of person or in the description of any land referred to therein, unless such error has caused सब्सटेंशियल इनजस्टिस। कोई नोटिस अथवा उद्घोषणा किसी व्यक्ति के नाम, विवरण अथवा पद में अथवा उसमें उल्लेखित किसी भूमि के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण प्रभाव शून्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि ऐसी त्रुटि से कोई वस्तुतः अन्याय न हो गया हो। अगर अन्याय होता है, सब्सटेंशियल इनजस्टिस कॉज हुआ है, तो वॉइड मानी जाएगी। आप उसको प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाए तब वो इनजस्टिस है और तब वो वॉइड मानी जाएगी, अदरवाइज उसको वॉइड नहीं मानेंगे। अब देखिए जो आपका सेक्शन 63 है वो है आपका, जो आपने ऑर्डर 9 जो पढ़ा है, सीपीसी पढ़ ली? ऑर्डर 9 सीपीसी, उसके अंदर कई सारी आपको सिचुएशंस दी हुई हैं कि एक पार्टी आती है एक पार्टी नहीं आती। जब दोनों पार्टी नहीं आती फिर किसी और डेट के ऊपर पार्टी आ जाती है तब क्या होता है, वो सारी सिचुएशन है। इन्होंने उन सब को हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन रखी हैं कि हमने एक हियरिंग की डेट फाइनलाइज करी और हियरिंग की डेट पे पार्टी नहीं है आई तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट, और या फिर उसकी अब्सेंस में सुनवाई।
ये दो इन्होंने किया है। डिसमिसल और इन डिफ़ॉल्ट तो तभी होगा जब जिस व्यक्ति ने वाद दायर किया है, भाई मैंने वाद दायर किया है और मैं ही नहीं जाऊं, तब डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट होगा। भाई अगर वादी वहाँ है तो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकता। मेरा ही मुकदमा क्यों खारिज करोगे, मैं तो मान ही रहा हूँ आपकी बातें। तो जो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट है वो तो हमेशा होता है उसके लिए जो प्लेंटिफ है उसकी अनुपस्थिति के कारण अगर कुछ हो रहा है तो वो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट के कारण उसको खारिज किया जा सकता है। कोर्ट ने कोई भी हियरिंग की डेट फाइनलाइज करी या उसके बाद की जिस एडजॉर्न होने के बाद की किसी तारीख पे पार्टी उपस्थित नहीं होती है तो कोर्ट के पास ऑप्शन है या तो उसको डीडी कर दे, डीडी बोलते हैं डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट, वो कर दे, या फिर उसकी अब्सेंस में उस मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है, जिसको अपन जनरली एक्स पार्टे प्रोसीडिंग बोलते हैं कि प्रोसीडिंग एक्स पार्टे हो गई, यानी सामने वाले की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति में ही पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनाई गई। तो इसके ऊपर अपने पास ऑप्शन क्या हैं वो आपको सेक्शन 63 के अंदर दिए हुए हैं कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर आदेश की दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर को चैलेंज कर लेते हैं जो उन्होंने कोर्ट ने किया है, डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर किया है उसको अगर आप 30 दिन के अंदर उस कोर्ट को उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो आपको कहाँ वो ऑर्डर सेट असाइड किया जा सकता है। तो ये आपका सिमिलर कौन से होता है, ऑर्डर 9 में कौन से सिमिलर जाएगा, 9-13, यही एक्सपेक्टेड था। 9-7 अगर आप उसी कोर्ट के अंदर, देखिए दो तरह से होता है, अगर कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया, फाइनल ऑर्डर के ऊपर लगता है 9-13, अगर प्रोसीडिंग अभी भी चल रही हैं और मैं पहुंच गया उसके बाद में और मैं कोर्ट को ये दिखा पाता हूं कि भैया मेरे पास सफिशिएंट रीज़न था उस तारीख को मैं क्यों नहीं आ पाया, 30 दिन के अंदर मैं चला गया, जाके मैंने कोर्ट को ये दिखाया कि मैं सफिशिएंट रीज़न था जिसके कारण आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ, उसमें ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगती है, उसी कोर्ट में लगती है कि मेरी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग सेट असाइड की जाए और मेरे को सुनवाई का अवसर दिया जाए। अगर कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, फाइनल ऑर्डर पास कर चुका है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसी ऑर्डर को उसी कोर्ट में चैलेंज करें कि ये ऑर्डर ये डिक्री आप सेट असाइड करें और मेरे को सुनवाई का अवसर दें, या फिर अगर आप चाहें तो उस ऑर्डर की अपील भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने डिफरेंस किया है कि अगर सुनवाई या ऑर्डर मेरिट्स के ऊपर नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डर एक्स पार्टे किया है या डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी, कोई भी अपील नहीं होगी, बशर्ते कि ऑर्डर आपका जो था वो मेरिट्स के ऊपर नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपकी अनुपस्थिति दर्ज की कि फला फला पार्टी नहीं आई, इसके कारण ये प्रोसीडिंग डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट उसकी अनुपस्थिति में खारिज की जाती है या फिर उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है और उसने ऑर्डर कर दिया, उन कंडीशन में उसकी अपील नहीं होती। 63 में उसमें कहा है कि आप 30 दिन के अंदर उसी न्यायालय में दोबारा एप्लीकेशन लगाएंगे। अब जो 30 दिन के बाद जो आपने 30 दिन के अंदर जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उस एप्लीकेशन के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो चाहे उसमें आपको अलाउ करे चाहे आपको मना कर दे कि भैया आपका जो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हुआ था वो वैलिड है। ये दो चीज़ें हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ अपने लिए ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाएंगे और आप वहाँ पे उस ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकते हैं। देखिए
63 को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। एक्स पार्टे हियरिंग के बारे में यही है। अब देखिए इसमें डिसमिसल इन डिफॉल्ट, वहां पे भी अपन ने देखा हुआ है कि दो तरह से होता है। ये वाला जो या तो प्लेंटिफ नहीं आए या फिर प्लेंटिफ को क्या करना था, प्रोसेस फी जमा करानी थी, प्रोसेस फी जमा करानी थी, और वो प्रोसेस फी वो उस समय के अंदर जमा नहीं करा पाता, तब भी दावा खारिज किया जाता है। पढ़ा है ना, सीपीसी तो पढ़ ली, सीपीसी तो पढ़ी ली होगी। सीपीसी में भी प्रावधान है काय उसका रिटर्न ऑफ प्लेंट का है शायद, उसमें प्रोविजन में देख लेना एक बार। प्लेंट रिटर्न कर दी जाती है अगर आपने प्रोसेस फी वगैरह, नोटिस वगैरह तामील के लिए अगर आपने जमा नहीं करवाए। चलिए, तो इन्होंने इसमें बताया है कि अगर हियरिंग की डेट पे आप नहीं आते हैं तो वो कर सकता है डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट के लिए भी कर सकता है, या फिर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट यूजुअली होगा प्लेंटिफ का ही, क्योंकि प्लेंटिफ नहीं आया तो वाद खारिज कर दिया, प्लेंटिफ की अनुपस्थिति में वाद खारिज किया जाता है। रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट अगर नहीं आता है तो एक्स पार्टी हियरिंग तामील में ली जाएगी। क्लोज टू ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को प्रोसेस फ़ी जमा करानी थी और उस प्रोसेस फ़ी के जमा नहीं कराने के कारण समन्स वगैरह की तामील नहीं हो पाई है, उसके कारण वो अगर तामील नहीं हुई जिसके कारण दूसरी पार्टी नहीं आई, तो आपकी डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है। देखिए अब, इफ़ एनी पार्टी टू द केस और प्रोसीडिंग बिफोर ए रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर डज नॉट अपीयर ऑन द डेट फिक्स फॉर हियरिंग or on any subsequent date or dates to which the hearing may have been postponed, the case or proceeding may be heard and determined in his absence or may be dismissed in default। दो ऑप्शन है, या तो उसके absence में आप सुनवाई कर लें या फिर dismissal in default। यदि किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष मुकदमे अथवा कार्रवाई में कोई पक्षकार सुनवाई के लिए नियत तारीख पर अथवा बाद की किसी तारीख अथवा तारीखों पर जिन पर सुनवाई स्थगित कर दी गई हो उपस्थित नहीं हो, तो मुकदमा अथवा कार्रवाई उसकी अनुपस्थिति में सुनी तथा निर्णित की जा सकती है अथवा व्यतिक्रम अदम पैरवी में खारिज की जा सकती है। किसी क्लोज टू किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी को यदि मुकदमे या कार्रवाई की सुनवाई की तारीख पर यह ज्ञात हो कि किसी पक्षकार पर समन अथवा नोटिस की तामील विपक्षी द्वारा आवश्यक तलबाना नहीं दिए जाने के कारण नहीं हो सकी है, तो मुकदमा अथवा कार्रवाई इस प्रकार तलबाना न देने के व्यतिक्रम में खारिज की जा सकती है। इफ़ ऑन द डेट फिक्स फॉर हियरिंग ए केस और प्रोसीडिंग ए रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर फाइंड्स दैट अ समन or notice was not served on party due to the failure of the opposite party to pay the requisite process fee for such service, the case or proceeding may be dismissed in default for the payment of such process fee। चलिए, इसी के साथ सेक्शन 65 देखिए आगे, इसी का जॉइंडर जो है वो सेक्शन 65 में है। नो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 63, धारा 63 के अंतर्गत आदेशों की कोई अपील नहीं होगी। किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष किसी मुकदमे अथवा कार्रवाई में गुण दोष अनुसार किए गए निर्णय के अतिरिक्त अगर गुण या दोष के ऊपर निर्णय किया गया है तब तो अपील होगी। अगर गुण दोष पे निर्णय नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसकी कोई भी अपील नहीं होगी। गुण दोष अनुसार किए गए निर्णय के अतिरिक्त धारा 63 के अंतर्गत किए गए आदेश की कोई अपील नहीं होगी, एक्सेप्ट वेयर ए केस और प्रोसीडिंग बिफोर एनी रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 63। अगर मेरिट्स पे हुआ है डिसीजन तो आपकी अपील बनती है, अगर मेरिट्स पे नहीं हुआ है
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो 65 के क्लोज 2 में ऑप्शन दिया हुआ है वही ऑप्शन है कि आप उसको सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन लगाएं। देखिए, वह पक्षकार जिसके विरुद्ध धारा 63 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया हो, ऐसे आदेश की तारीख से 3 को 30 कर लेना, 30 दिन के भीतर उसको इस आधार पर निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है कि वह किसी पर्याप्त कारण से सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सका अथवा विपक्षी पर समन अथवा नोटिस तामील कराने के लिए आवश्यक तलबाना अदा नहीं कर पाया था, और राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी विपक्षी को सूचना देने तथा ऐसी जांच करने के बाद जैसा आवश्यक समझा जाए पारित आदेश को अपास्त कर सकेगा। द पार्टी अगेंस्ट whom any order is passed under section 63 may apply within 30 days from the date of such order to have it set aside on the ground that he was prevented by any sufficient cause from appearing the hearing or from paying the requisite process fee for the service of summons or notice on the opposite party, and the revenue court or officer may after notice to the opposite party and after making such inquiry as may be considered necessary set aside the order passed। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरिट्स पे डिसीजन हो गया तो आपको जो अपील के प्रावधान दिए हुए हैं सेक्शन 75, 76 में, उनमें आप अपील कर सकते हैं अगर मेरिट्स पे डिसीजन हुआ है तो। अगर मेरिट्स पे डिसीजन नहीं हुआ है तो आप उसकी अपील नहीं कर सकते। आप उसी न्यायालय को ये दिखाएं कि मेरे पास सफिशिएंट रीज़न था कि मैं उस दिन उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उस ऑर्डर को सेट असाइड करें और सुनवाई वापस शुरू की जाए। चलिए, सेक्शन 64 जो आपका है, सेक्शन 64 वो सिर्फ एडजॉर्नमेंट के बारे में है। एडजॉर्नमेंट ये है कि भाई कोर्ट और ऑफिसर जो चाहता है, अगर उस तारीख को चाहे तो वो आगे की किसी तारीख के लिए एडजॉर्न कर सकता है, और उस एडजॉर्नमेंट की सूचना उस समय पक्षकारों को और वहाँ पे उपस्थित जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसकी सूचना दी जाएगी। देखिए, ए रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर में फ्रॉम टाइम टू टाइम adjourn the hearing of a case or proceeding. The time and place of adjourned hearing of a case or proceeding shall be intimated at the time of adjournment to such of the parties and witnesses as are present. कोई राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी किसी मुकदमे अथवा कार्रवाई की सुनवाई समय समय पर स्थगित कर सकता है। किसी मुकदमे अथवा कार्रवाई के स्थगन के समय ऐसी स्थगित की गई सुनवाई के समय और स्थान से ऐसे पक्षकारों तथा साक्षियों को जो कि उपस्थित हो स्वयं सूचित कर दिया जाएगा। एडजॉर्नमेंट के टाइम ही जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है उसकी सूचना देंगे जो उस समय पक्षकार उपस्थित हैं और जो विटनेसेस उपस्थित हैं उन विटनेसेस को। आगे देखिए, पावर टू गिव एन अपोर्शन ऑफ कोस्ट्स। अपोर्शन कोस्ट सिर्फ इन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू कोर्ट है उसको कोस्ट लगाने का अधिकार है, कोस्ट लगाने की पावर रेवेन्यू कोर्ट के पास है। वो कोस्ट कैसे काम में ली जाएगी, किस पार्टी से कितनी दी जाएगी और किस पार्टी को दिलवाई जाएगी कोस्ट, उसका अधिकार भी रेवेन्यू कोर्ट के पास में है। और रेवेन्यू कोर्ट ने अगर किसी पार्टी को कोस्ट दिलवाई है अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी पार्टी को कोस्ट दिलवाई है कि आपको दूसरे पक्षकार से पैसे मिलेंगे इतने कोस्ट के, तो और वो पक्षकार नहीं दे रहा तो वो एज ए मनी डिक्री की तरह रिकवर किए जा सकते हैं।
एज मनी डिक्री रिकवर किए जा सकते हैं। यही है कॉस्ट लगाने की शक्ति। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके देखे दो ही चीज़ पे बनता है, या तो आपसे सेक्शन पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर की कॉस्ट इम्पोज करने की पावर्स कौन से सेक्शन में हैं, और सेक्शन के नंबर्स आपको दे दिए जाएं। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कॉस्ट रिकवर कैसे की जाएगी। अगर किसी पार्टी को कॉस्ट दिलवाई गई है, किसी पार्टी को कॉस्ट अवॉर्ड हुई है, तो वो कॉस्ट वो पार्टी कैसे रिकवर कर सकती है। पहली बात, वो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, और वो रिकवरी के लिए एज ए मनी डिक्री में जैसे कॉस्ट पैसे रिकवर किए जाते हैं, सेम उसी तरह से आपकी कॉस्ट भी रिकवर की जा सकती है। देखिए, ए रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर में गिव एंड अप्रोशन कॉस्ट इंकर्ड इन एनी केस और प्रोसीडिंग अराइजिंग अंडर दिस एक्ट इन सच मैनर एंड टू सच एक्सटेंट एज में बी डीम्ड फिट। राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न किसी मुकदमे अथवा कार्रवाई में ऐसे ढंग से तथा ऐसी सीमा तक जैसा वह उचित समझे लगे खर्चे को दिला तथा प्रभाजित करा सकेगा। उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी पक्षकार को खर्चा दिलाने का आदेश उसी प्रकार निष्पादन करने योग्य होगा मानो वह राजस्व न्यायालय द्वारा रकम के लिए पारित की गई डिक्री हो। एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 awarding costs to a party other than the state government shall be executable as if it were a decree for money passed by a revenue court। दो चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन 66 में 66 में रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास कॉस्ट लगाने की पावर हैं, और कॉस्ट रिकवर कैसे की जाती हैं एज ए मनी डिक्री, लेकिन कॉस्ट किसके फेवर में होनी चाहिए, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे, करेक्शन ऑफ एरर और ओमिशन। देखिए, करेक्शन दो तरह से होते हैं। एक क्लरिकल एरर्स होते हैं जो आप कभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसे एरर्स जो अपरेंट हैं, फेस अपरेंट हैं, वो क्लरिकल एरर हैं, उनको इन सेक्शंस में सुधारा जा सकता है। लेकिन जो अपरेंट डिफेक्ट्स नहीं है, अपरेंट एरर्स नहीं हैं, और मुकदमे या उस ऑर्डर की पूरी प्रकृति को, नेचर को ही चेंज कर दें, वैसे अमेंडमेंट, वैसे एरर्स को नहीं सुधारा जाता, क्योंकि उसके लिए सुनवाई की आवश्यकता है, दूसरे पक्षकार को मौका दिया जाना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरर्स जो मेरिट से संबंधित नहीं हैं, जिनके कारण मेरिट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एरर्स रेवेन्यू कोर्ट खुद भी सुधार सकता है अगर उसको दिखाई देता है। और अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, जैसे तारीख लिखनी थी 2025 चल रहा है, गलती से स्टेनोग्राफर ने उसमें 2024 लगा दिया, अब अपील कोर्ट में वो हमेशा डिफेक्ट में ही आएगी फाइल। भाई नीचे तो अब जैसे रेवेन्यू बोर्ड वगैरह उनमें तो चल जाती होगी, हाई कोर्ट में वो फाइल सुनवाई के लिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक उसको ऑर्डर की कॉपी को अमेंड करा के उसमें 2025 करवा के नहीं लेके आए। तो वो उस तरह के एरर्स कभी भी करेक्शन में सुधारे जा सकते हैं। सेम प्रोविज़न सीपीसी में भी है, सीपीसी में भी है, कहाँ है, 152, और वैसा ही एक प्रोविज़न सीआरपीसी में भी है, शायद 262 या 263 के आसपास, देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रिव्यू की पावर नहीं है, वो तो चेंज भी नहीं कर सकते। सिर्फ जो अपना सीआरपीसी में क्रिमिनल कोर्ट्स के पास रिव्यू की पावर्स नहीं होती, वो उनसे जो भी एरर हुआ है वो अगर मेरिट को प्रभावित करता है तो उसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी आप अपील कीजिए, वो कोर्ट उसको कभी नहीं सुधार सकता।
सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरर जो देखने से ही पता चल रहे हैं और क्लरिकल एरर्स हैं, जैसे तारीख की गलती हो गई, अमाउंट कुछ लिखनी थी, जैसे एनआई के मुकदमे आप जब लगेंगे तब एनआई के मुकदमे शुरू में वही मिलते हैं सुनने के लिए, वो सुन रहे हैं। जारी करने थी 2 लाख की, उसमें 2 की जगह कुछ आपने 10 लाख कर दिया, लिख 2 लाख रहे हैं, शब्दों में और अक्षरों में दोनों में लिखने पड़ते हैं ना। लिखा 2 लाख है अमाउंट, लेकिन शब्द लिखने में वो 10 लाख लिखे गए, वो स्टेनो साहब ने लिख दिए। आपने भी जब साइन कर रहे थे तो आपने सिर्फ अमाउंट देखी, वो पढ़ना भूल गए और साइन कर दिए, बाद में वो उन दोनों में वेरिएशन आया। तो ऐसी गलतियां कभी भी सुधारी जा सकती हैं। देखिए, करेक्शन ऑफ एरर और ओमिशन, एनी रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर by whom an order has been passed in any proceeding under this act may either on his own motion or on application of a party correct any error or omission not affecting a material part of the case after such notice to the parties as may be necessary। कोई भी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्रवाई में कोई आदेश दिया गया है, स्वयं अपनी प्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर मुकदमे की किसी तात्विक भाग को प्रभावित न करने वाली भूल अथवा चूक को पक्षकारों को ऐसी सूचना देने के पश्चात जैसी कि आवश्यक हो सुधार कर सकेगा। आगे देखिए, देखिए अब इन्होंने कहा है आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करने के लिए, जैसा आपका सेक्शन 80 सीपीसी में है, आप आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं। ऑर्डर 10 के भी स्टार्टिंग 1A, रूल 1A। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर जो रेवेन्यू कोर्ट है वो चाहे तो पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है। रेवेन्यू कोर्ट कैन रेफर फॉर आर्बिट्रेशन। सेक्शन 69 में इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर के लिए इन्होंने कहा है जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वो लगेगा, क्योंकि 55 में बना था एक्ट, उस समय 96 वाला तो एक्ट ही नहीं था, तो इन्होंने उसको अमेंड नहीं किया। लेकिन अब वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो अब लागू है 1996 वाला, वो सेक्शन 70 जो है वो सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड है। इसमें आपको 20 डेज का टाइम है। 20 डेज का टाइम कब से है? जब आपका जो आर्बिट्रेटर है वो अवार्ड फाइल करके नोटिस देता है कि मैंने अवार्ड फाइल कर दिया है। उस अवार्ड के फाइलिंग से 20 दिन के अंदर अंदर आप उस रेवेन्यू ऑफिसर के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भैया ये अवार्ड इन इन कारणों से लागू नहीं कराया जाना चाहिए या सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपको अब ग्राउंड्स मिलते हैं सेक्शन 34, सेक्शन 34 जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, उसमें आपको रीजंस बताए गए हैं कि इन इन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको सेट असाइड करवा सकते हैं। इन्होंने कोई भी कारण नहीं बताया है, इस अधिनियम में कोई भी कारण नहीं बताया है कि आप आर्बिट्रेशन अवार्ड क्यों सेट असाइड करवा रहे हैं। तो जो भी प्रोसीजरल विधि है, जैसे इसमें इन्होंने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 बताया,
अब जो 1996 का लग रहा है उसमें जो आपके प्रावधान दिए हुए हैं, जो आपको बताया गया है रीजन्स कि इन रीजन्स पे आपका अवार्ड सेट असाइड हो सकता है, उन रीजन्स को आप बता सकते हैं। सेक्शन 71 है, अगर ये प्रोसीजर आप अपना लेते हैं ठीक है। सेक्शन 71 है कि अवार्ड वहाँ पे फाइल हो गया, वो फाइनल होगा कि जो अवार्ड रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश किया गया, अगर रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि इसमें रिकंसीडरेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको रिकंसीडर नहीं करवाया जाना चाहिए, या फिर उसको सेट असाइड करने के लिए सेक्शन 70 में कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई थी, और अगर लगाई गई थी तो वो खारिज कर दी जा चुकी है, तो वो उस अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकता है, और जो अपना डिसीजन होता है वो उस अवार्ड के अनुसार पारित कर देगा। सेक्शन 72 जो है वो कहता है कि भैया जो अवार्ड है वो फाइनल है, उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, उसकी अपील नहीं होगी, और ना ही आप कोई सिविल सूट दायर कर सकते हो उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए, या उस आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट कोई भी सिविल सूट आप फाइल नहीं कर सकते। ये आपका पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन के 5 सेक्शन है, जिसमें इन्होंने 68 में आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र करने के लिए उसमें अथॉरिटीज़ लिखी हुई हैं कि कमिश्नर से लेके कौन कौन है, उनके नाम बताए हुए हैं। सिर्फ एक नायब तहसीलदार का नाम उसके अंदर नहीं है, उसके अलावा जितनी भी अपन ने अभी तक रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर देखे थे वो सारे के सारे उसमें सम्मिलित हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार तक जितने भी अधिकारी और जितने भी रेवेन्यू राजस्व न्यायालय थे, उन सारे के सभी के पास ये अधिकार हैं कि वो अपने सामने कोई भी जो मुकदमा चल रहा है उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर दें, और उसके बाद की प्रोसीडिंग ये है कि उसके ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का लागू होगा। अगर पार्टी चाहे तो 20 दिन के अंदर अंदर जब वो अवार्ड फाइल हुआ है उसके नोटिस से 20 दिन के अंदर अंदर वो उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगती है, या फिर एप्लीकेशन लगी और खारिज कर दी गई, और या फिर जो राजस्व अधिकारी या न्यायालय है उसको लगता है कि ऐसा कोई भी आधार नहीं है जिसके लिए इसको दोबारा भेज के इसको रिकंसीडर करवाया जाए, इसका पुनर्वलोकन करवाया जाए, तो वो उस अवार्ड के अनुसार अपना निर्णय दे सकता है। चलिए, और इन सब के खिलाफ कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, और ना ही अवार्ड के खिलाफ कोई भी अपील होगी। देखिए सेक्शन 68, द बोर्ड एंड कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, ए रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, settlement commissioner, an additional settlement commissioner, director of land records, additional or assistant director of land records, a collector, an additional collector, a subdivisional officer, an assistant collector, a land records officer, a settlement officer, a tehsildar or additional tehsildar may with the consent of the parties by order refer any dispute before it और हिम टू द आर्बिट्रेशन। राजस्व मंडल, राजस्व अपील प्राधिकारी, भू प्रबंध आयुक्त, अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त, भू अभिलेख निदेशक, अतिरिक्त अथवा सहायक भू अभिलेख निदेशक, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, भू अभिलेख अधिकारी, भू प्रबंधक अधिकारी, तहसीलदार अथवा अतिरिक्त तहसीलदार पक्षकारों की सहमति से उसके सामने चल रहे किसी विवाद को आदेश द्वारा मध्यस्थता के लिए भेज सकेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार तक के सारे अधिकारी इसमें
सम्मिलित किए गए हैं वो सभी पक्षकारों की सहमति से आर्बिट्रेशन के लिए किसी भी मुकदमे को भेज सकते हैं। आगे देखिए सेक्शन 69, प्रोसीजर इन केसेस रेफर टू आर्बिट्रेशन इन ऑल केसेस ऑफ रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 68 the provisions of arbitration act shall apply so far as they are not consistent with anything in this act। धारा 68 के अधीन के मध्यस्थता के लिए भेजे गए समस्त मुकदमों में मध्यस्थम अधिनियम 1940 के प्रावधान जहां तक इस अधिनियम के किसी बात के विरुद्ध नहीं हो लागू होंगे। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके प्री में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दोनों हैं, 1940 भी है 1996 भी है, 1940 ही आपका राइट आंसर होगा, है ना, क्यों अमेंड किया नहीं है और अभी तक वो वही मान रहे हैं, हालांकि लागू नहीं होता। और उसमें रिपील जो हुआ है सेक्शन ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में रिपील वाले प्रोविजन में 1940 एक्ट मेंशन भी है। आगे देखिए एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एनी एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड शैल बी मेड विदिन 20 days आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग द अवार्ड। किसी मध्यस्थम पंचायत को रद्द कराने का आवेदन पत्र मध्यस्थम द्वारा पंचायत पेश किए जाने की नोटिस की तामील हो जाने के 20 दिन के अंदर दिया जा सकेगा। आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट की, उसने जहाँ से जैसे रेवेन्यू कोर्ट में एसडीओ कोर्ट ने उसको रेफ़र किया था, एसडीओ कोर्ट में उसने अपना अवार्ड पेश किया और उसका नोटिस जब आपको प्राप्त हुआ, पक्षकार को प्राप्त हुआ, उस नोटिस की प्राप्ति से 20 दिन के अंदर अंदर सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा सकता है। आगे देखिए decision according to award if the revenue court or officer making the reference does not see cause to remit the award or any of the matters referred to arbitration for reconsideration, and if no application has been made to set aside the award or if such application has been refused, such court or officer shall decide the dispute in accordance with the award, or if the award has been submitted in form of a special case according to its or his own opinion in such case। यदि मध्यस्थता के लिए भेजने वाला राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी मध्यस्थ निर्णय अथवा मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी मामले को पुनः विचार के लिए विचार के लिए लौटाने के लिए कोई कारण नहीं देखता हो अथवा मध्यस्थ को के निर्णय को रद्द करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा ऐसा मध्यस्थ निर्णय के अनुसार अथवा यदि मध्यस्थ निर्णय किसी विशिष्ट मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे मामले में उसकी अथवा उस अपनी सम्मति के अनुसार, यानी दोनों आर्बिट्रेटर और उसकी दोनों के ओपिनियन के अनुसार। आगे देखिए सेक्शन 72 एक या दो बार पूछा भी जा चुका है। अगर आर्बिट्रेशन में कोई भी अवार्ड पारित हुआ है और उसके अनुसार अगर वो डिसीजन है तो ना तो अपील है ना सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर आपको रिवीजन फाइल करनी होती है। देखिए सच डिसीजन शैल एट वंस बी कैरीड आउट एंड शैल नॉट बी ओपन टू अपील अनलेस द डिसीजन इज इन एक्सेस ऑफ और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड और अनलेस the decision is impugned on the ground that there is no valid award in law or in fact। ऐसे निर्णय तुरंत क्रियान्वित किया जाएगा और अपील करने योग्य नहीं होगा जब तक कि निर्णय मध्यस्थ निर्णय से अधिक नहीं हो या उसके अनुसार नहीं हो अथवा निर्णय इस आधार पर खंडनीय नहीं हो कि वह विधि अथवा तथ्य की दृष्टि से विधि मान्य मध्यस्थ निर्णय नहीं है। और कोई व्यक्ति व्यवहार न्यायालय में कोई वाद मध्यस्थ निर्णय को रद्द कराने के लिए अथवा मध्यस्थ निर्णय के कारण मध्यस्थों के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं करेगा। एंड नो पर्सन शैल इंस्टीट्यूट एनी सूट इन द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग इट असाइड
और अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ देयर अवॉर्ड। अब देखिए इसमें जो डिसीजन आएगा उसके अगेंस्ट, अगर वो 71 में डिसीजन है, 71 के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। अपील कब कर सकते हैं? जैसे आपके आर्बिट्रेटर ने बताया कि भाई फला फला भूमि भाई रेवेन्यू लैंड है, उसके अलावा क्या बताओगे? तो ये भूमि इसका अधिकार इसके पास है या ये उसका ऑनर है। अब वो उस भूमि के साथ 2 बीघा जमीन और अटैच कर देता है, तो आप उस 2 बीघा जमीन तक के लिए अपील कर सकते हैं। वही कह रहा है कि वो उसके एक्सेस में है। जो अब आर्बिट्रेशन अवार्ड आया उसके एक्सेस में जाके उसने अपना डिसीजन दे दिया। भाई ज़मीन थी 40 बीघा और उसने 2-4 बीघा इधर उधर की और मिला दी। जो आर्बिट्रेशन अवार्ड था उसमें कहा था इसको 40 बीघा ज़मीन दे दी जाए। एसडीओ साहब ने 2-4 बीघा इधर उधर से और मिलाई और बोले इसको 45 बीघा ज़मीन दे दो। तो वो 5 बीघा तक के लिए आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। या फिर वो अवार्ड से मेल नहीं खाता, जैसे आपको अवार्ड में कही थी 40 बीघा ज़मीन और आपने उसकी कम कर दी या उसको फिर वहाँ पे बोला कि ये कोई भी ज़मीन का अधिकारी नहीं है, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड अलग है और आपका डिसीजन कुछ अलग आ रहा है। उन पॉइंट्स के ऊपर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। या फिर ये हो कि एज पर लॉ या फैक्ट ऐसा कोई आर्बिट्रेशन किया ही नहीं जा सकता था, वो आर्बिट्रेशन होना ही नहीं चाहिए था, वैसे मामले को आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र ही नहीं किया जाना था, तब आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तीनों ही मामलों में मेरिट्स के ऊपर सुनवाई नहीं है, सिर्फ वो अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज करने में फेल हुए हैं, उस ग्राउंड के ऊपर आप अपील कर सकते हो। दूसरा, सिविल कोर्ट में किसी भी तरीके से सेक्शन 71 या आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप सिविल कोर्ट में कोई वाद इस बात के लिए कि ये अवार्ड सेट असाइड कर दो या ये डिसीजन सेट असाइड कर दो, उसके लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। आगे देखिए सेक्शन 73 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये कहा है वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि सिविल कोर्ट किसी भूमि को दिलाने के लिए अपनी डिक्री एग्जीक्यूट करवाता। देखिए, यदि अचल संपत्ति के कब्जे का निर्णय दे दिया गया हो तो आदेश देने वाले राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी उसी तरीके से जैसे सिविल न्यायालय अपनी स्वयं की डिक्रियों की इजराय यानी एग्जीक्यूशन निष्पादन कराने में अंतर वस्तुओं प्रतिरोध एवं तत्संबंधी जैसा शक्तियां काम में लेते हैं, वैसी शक्तियों से कब्जा दिलवा सकेगा। इफ possession of immovable property is adjudged, the court or officer making the order may deliver possession in the same manner and with the same powers in regard to all contents, resistance and the like as may be lawfully exercised by the civil court in execution of their own decrees। जैसे सिविल कोर्ट को पावर हैं वो सारी की सारी पावर्स इनको भी प्राप्त होंगी। आगे देखिए चैप्टर 5 में आपको प्रोसीडिंग बताई गई हैं। देखिए, 2 तरह की तो अपील हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। रिव्यू है, रेफरेंस है और रिवीजन है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अपील इन्होंने इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील पे मनाही की है कि किसी भी इंटरिम ऑर्डर की अपील नहीं होगी, किसी भी इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन नहीं होती। ये तो सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा, सीआरपीसी की ओपनिंग ही है, नो रिवीजन शैल लाई। जो रिवीजन वाला वो है पावर्स, उसमें सबसे पहले यही नो रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एनी इंटरिम ऑर्डर। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि
किसी भी इंटरिम ऑर्डर की ना तो अपील होगी और ना ही रिवीजन होगा। अब देखिए, अब जो सेक्शन 74 से 87 तक के इन्होंने इसमें लिए हैं, अपील को इन्होंने दो भागों में बांटा है। अपील जो है वो फर्स्ट अपील है और सेकंड अपील है, ठीक है। देखिए, सेक्शन 74 ये कहता है कि अपील उसी तरीके से और उन्हीं के सामने होगी जो इस अधिनियम यानी आपके राजस्थान राजस्व अधिनियम में दी गई हैं, उसी के हिसाब से अपील होगी। उसके अलावा कोई भी अपील नहीं होगी। ये आपका जनरल प्रोविजन सेक्शन 74 है। और एक आप सबसे पहले सेक्शन 87 देख लीजिए। जो भी आपकी प्रोसीडिंग है उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। लिमिटेशन एक्ट लागू होने का मतलब है कि जो आपके प्रोविजंस हैं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के प्रोविज़न हैं, आपकी जो लीगल डिसेबिलिटी है 6, 7, 8 वाली, वो भी आपके ऊपर लागू होगी। आपका जो टाइम हटाया जाना चाहिए सेक्शन 12, 13 और उनके हिसाब से वो टाइम भी हटेगा। वो सारे के सारे प्रावधान आपके इसमें भी अपील और इनके लिए मिलेंगे। द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 शैल अप्लाई टू अपील्स एंड अप्लीकेशंस फॉर रिव्यू अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपीलों तथा पुनर्वलोकनों के लिए आवेदन पत्रों पर इंडियन लिमिटेशन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अब 1963 का एक्ट आ चुका है। अब देखिए, जो सेक्शन 75 है वो फर्स्ट अपील के बारे में है। देखिए, जो आपका क्लोज 1 है, भू प्रबंधक अथवा भूमि अभिलेख से देखिए, पहले सेक्शन 74 देख लीजिए। अपील टू बी एज अलाउड बाय दिस एक्ट, notwithstanding any law for the time being in force, no appeal shall lie from any order passed by any revenue court और ऑफिसर, इसको ऑफ को और कर लीजिएगा, और ऑफिसर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तत्समय प्रभावशाली किसी विधि के होते हुए भी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा की कोई अपील इस अधिनियम में उपबंधित तरीके से के अतिरिक्त नहीं होगी। यानी अपील जैसा यहाँ पे बताया गया है वैसी ही अपील होगी, उसके अलावा कोई अपील नहीं होगी। मैं चार्ट बना देता हूँ। 75, 76 और आपका 78, ये तीनों आप देख लेना। चार्ट मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ। ये देखिए, तहसीलदार मैटर्स नॉट कनेक्टेड विथ सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स, इसकी अपील होगी कलेक्टर के पास। और नीचे लिख रहा हूँ 30 डेज। ये आपको जो सेक्शन 78 है लिमिटेशन फॉर अपील्स, उसमें दिया हुआ है। बी असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीओ और कलेक्टर,
नोट कनेक्टेड विथ सेटलमेंट, इनकी होगी RAA के पास, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। इसकी लिमिटेशन 60 डेज है। ये दोनों लिख लो। BOR का मतलब है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपका 60 दिन, और ये दिख रहा है, साइड में हूं। चलिए मिटा दूं। SDO और कलेक्टर, नोट कनेक्टेड टू सेटलमेंट, बस ये लिख लीजिएगा। तहसीलदार का जो आदेश है वो सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड दोनों से संबंधित नहीं है, तब उसकी अपील होगी कलेक्टर के पास। और जो असिस्टेंट कलेक्टर, SDO और कलेक्टर का जो ऑर्डर है वो सेटलमेंट से संबंधित नहीं है, उसकी अपील रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी RAA में होगी। लिमिटेशन कलेक्टर के पास अपील करने की 30 दिन की होती है और उसके पास अपील करने की 60 दिन की होती है। चलें आगे। सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट, सेटलमेंट ऑफिसर के पास, और इसी तरह सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट इसकी होगी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास। देखिए इसमें डी में जो इन्होंने दिया है COD में, तो ये जो सेटलमेंट वाला चैप्टर है, यानी आपका चैप्टर 8, अगर उसमें कोई रेवेन्यू कोर्ट है उसका सबऑर्डिनेशन है। आप सेक्शन 24 में देख सकते हैं कौन कौन सेटलमेंट ऑफिसर के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं सेक्शन 24 के हिसाब से। तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जो होगी वो आपकी सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएगी, और सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोड जो चैप्टर 7 में है और सेक्शन 24 में आपको उनका सबऑर्डिनेशन बताया हुआ है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के सबऑर्डिनेट कौन से कोर्ट्स होते हैं, उनकी सबकी अपील लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाती है। 30 दिन का आपके पास समय रहता है। इसकी अपील होगी आपकी सेटलमेंट कमिश्नर के पास, और इसकी अपील होगी आपकी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास।
सेटलमेंट कमिश्नर के 60 दिन और इसके भी 60 डेज। देखिए जो ये है लैंड एफ का, इन्होंने आगे कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि उसकी सेकंड अपील कहाँ पे होती है, ठीक है। बाकी अगर सबॉर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट है, जो सबॉर्डिनेट किसके, सेटलमेंट ऑफिसर के, उसके सेटलमेंट कमिश्नर के पास आपकी अपील होगी। और जो सबॉर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट हैं, जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के सबॉर्डिनेट हैं, उनकी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास आपकी अपील होगी। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास अपील का लिमिटेशन पीरियड आपके लिए 60 दिन का रहता है। और अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का कोई ओरिजिनल ऑर्डर है, उसकी अपील आपको करनी पड़ेगी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास, जिसका कि आपके पास 60 दिन का समय है, ठीक है। और एक लास्ट में है, वो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये वाले तो लिख लिए होंगे। इसमें आपके कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और RAA यानी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, इसकी अगर इनके ओरिजिनल ऑर्डर हैं, इनकी फर्स्ट अपील होगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जो कि आपकी 90 डेज का टाइम है, ठीक है। अब वैसे देख लीजिए, जो निचले ऑफिसर हैं, जो आपको ज़िले में जहाँ तक के ऑफिसर मिलते हैं, उनके लिए अपील का समय होता है 30 दिन। जनरली वैसे ही याद रख लीजिएगा, कलेक्टर के पास अपील है, सेटलमेंट ऑफिसर के पास अपील है, आपका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की अपील है। उनके लिए जो जो अपील आप ज़िले में कर सकते हैं, वो अपील के लिए आपको 30 दिन का समय होता है। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी भी ज़िले में एक हो सकती है, लेकिन एक से अधिक भी हो सकती हैं। ज़िले उनके पास एक से अधिक ज़िले भी एक रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास हो सकते हैं। तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर, जो ये आपका डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और जो कमिश्नर हैं, उनकी सीधी अपील आपकी जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास में। और उसके लिए उनके पास समय होता है, अगर कलेक्टर और इन सब की अपील सेटलमेंट कमिश्नर और इनके पास कर रहे हैं, आप ज़िले से बाहर निकले, आपको 60 दिन का समय मिलेगा। और अगर आपको अजमेर पहुंचना है, तो उसके लिए आपके पास लिमिटेशन पीरियड 90 दिन का होगा। चलें, बाकी कल देखते हैं।